बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान ने कनाडा से दालों की दरामद पर पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया है और पाबंदी उठाने को कनाडा से टेक्सटाइल मसनूआत की ड्यूटी फ्री रसाई देने से मशरूत भी कर दिया है। वजारत तिजारत के मुताबिक कनाडा पाकिस्तान को सालाना $40 करोड़ से ज़ायद की दालें बरामद करता है। आलमी मयारात पर पूरा ना उतरने के बायस चंद माह कबल पाकिस्तान ने कनाडा से दालों की दरामद पर पाबंदी आयद की थी, जबकि पाक कनाडा तिजारत का हजम सलाहियत से बहुत कम है, ताहम इसे $3 अरब तक बढ़ाया जा सकता है। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात खावर रशीद साहब। खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने कनाडा से दालों की दरामद पर पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया है, क्या दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजीद कमजोर हो गए हैं? जो दालों पे पाबंदी लगाई हुई है पाकिस्तान ने, वो इस वजह से नहीं लगाई कि कोई तलखात हमने खराब करने हैं। वो दालें जो हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड अप टू मार्क नहीं है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो भी एक ज़राई मुल्क है, तो उसकी वजह से हमने इस पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि वो हमारे मेयार के मुताबिक दालें नहीं थी। अब देखें ना, अब इस वक्त जो एक्सपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट टू कनाडा पाकिस्तान से हो रही है, वो तकरीबन 410 मिलियन कैनेडियन डॉलर की हो रही है टोटल, जो हमारी तरफ से एक्सपोर्ट जा रही है। और जो इसके अंदर जो टेक्सटाइल का हिस्सा है वो 150 मिलियन कैनेडियन डॉलर है, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ पे कनाडा में बहुत ज़्यादा ड्यूटी है इस पे, हमारी टेक्सटाइल पे। और हमने जो दालों पे ड्यूटी की हुई थी वो फ्री की हुई थी, क्योंकि दालों की डिमांड ज़रूर हमारे पास है। हमारे मुल्क में जितनी वो ज़राअत से दाल हमें मिल रही है, उससे हमारी मुल्क की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, हमें वो मंगवानी पड़ती हैं। लेकिन कनाडा एक वाहिद मुल्क था जिससे हम ये दालें मंगवा रहे थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से बंद की गई क्योंकि वो अप टू मार्क नहीं आ रही, यानी कि स्टैंडर्ड पे उतर नहीं रही। और इसके साथ साथ जो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपनी एग्रीकल्चर, अपनी ज़राअत को भी वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ताकि वो दालें वहाँ से ना आए, हमारे जो ज़रई है वो वहाँ से इनको अजनास को पाकिस्तान की मंडियों में दिया जा सके। सर, कनाडा तो पाकिस्तान से दालों की दरामद पर पाबंदी उठाने का मुतालबा कर रहा है, लेकिन रीजन क्या समझते हैं कि कनाडा पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की ड्यूटी फ्री रसाई देने पर खुद रजामंद नहीं है? वो मैंने बताया कि इस वक्त जो टेक्सटाइल पे कनाडा में ड्यूटी है वो 20 से 35% है, जो कि बहुत ज्यादा है। और GSP प्लस का स्टेटस हमारे पास है, उसका भी हमें वो बेनिफिट कनाडा नहीं इस वक्त दे रहा, तो इसलिए हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बहुत कम हो गई है। हमारी टेक्सटाइल एक मेयार के मुताबिक है और अप्रूव्ड है, सिर्फ ड्यू टू हायर ड्यूटी हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है और कनाडा में हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही इस वक्त, जबकि ये सहूलत इंडिया और बांग्लादेश के पास अभी तक मौजूद है। वहाँ पर उनकी गुड्स पे ड्यूटी बहुत कम है या ना होने के बराबर है। सर, दालों की दरामद को पाकिस्तान ने टेक्सटाइल मसनूआत की ड्यूटी फ्री रसाई तक मशरूत कर दिया है, क्या पाकिस्तान की जानिब से ये पॉजिटिव स्टेप है आप समझते हैं? जी, मस्बत बिल्कुल कदम है जी, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं जो उन्होंने दालें बंद की हैं वहाँ से, क्योंकि मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि हमारी ज़रूरत है हम दालें इंपोर्ट करें और हम दूसरे मुल्कों से कर रहे हैं। कनाडा का जो है वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे वो अप टू मार्क नहीं आ रही, और इसके साथ साथ हम इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि हम एक ज़राई मुल्क हैं, तो हम अपनी ज़राअत को भी फ़ायदा दें ना, अपने ज़िम्मेदारों को भी फ़ायदा दें। अगर हम हर चीज़ ये ज़राअत की हम इंपोर्ट करनी शुरू कर दी तो हम फिर हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो ज़मीनें बेच के वहाँ पे सोसाइटियाँ बना देंगे। तो लिहाजा हमने ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इक़दाम है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि टेक्सटाइल पे 20 से 35% टैक्स वहाँ पे ड्यूटी है, तो अब ये तो पैरेलल होनी चाहिए ना कि इस पे ड्यूटी भी कम करनी चाहिए ताकि हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़े। हमारी एक्सपोर्ट बहुत इफेक्ट हो रही है हायर ड्यूटी की वजह से। तो सर, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात के तहफ़्फ़ुज़ात को फिर कैसे दूर किया जा सकता है? ये जी इस तरह है कि जिस तरह वहाँ पे ड्यूटी ज़्यादा है या यहाँ पे ड्यूटी ज़्यादा है, एक तो ड्यूटी कम करनी चाहिए हमें, ताकि दोनों तरफ के एक्सपोर्टर्स को इम्पोर्टर को बेनिफिट मिल सके। और दूसरी बात ये है कि ये एक चैम्बर में हमने ये पुट अप किया हुआ मसला कि दुनिया में जहाँ पर भी कोई हमारी एम्बेसीज हैं और हमारे कमर्शियल कॉन्सुलेट्स हैं और कॉन्सुलेट्स हैं, वहाँ पे डिस्प्ले सेंटर्स बनाए जाएँ और ट्रेड सेंटर बनाए जाएँ, ताकि दोनों ममालिक यानी कि वो कैनेडियन अगर है तो वो पाकिस्तान में बनाए और पाकिस्तान जो है वो कनाडा के अंदर बनाए, और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बनाया जाए, ताकि पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सके, लोगों को पता चल सके कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो माशाल्लाह इंडिया से बेहतर प्रोडक्ट हमारे हैं। और अगर फार्मास्यूटिकल को देखते हैं तो इस वक्त हमारी
नंबर 1 इस खित्ते की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी, लेकिन हमें मार्केटिंग की जरूरत है इस वक्त। हमें अपना डिस्प्ले करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम इस वक्त $1 अरब है, इसको $3 अरब तक लेकर जाने के लिए क्या इक़दाम करने होंगे, क्या सजेस्ट करेंगे आप? इस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट है कनाडा से, एक्सपोर्ट टू कनाडा है, वो तकरीबन 410 मिलियन कैनेडियन डॉलर की है इस वक्त। और जो वही है कि जी हम एक दूसरे को जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे ये इंपोर्ट नहीं बढ़ सकती। और दूसरी बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे फैसिलिटेट करे, कि डैब फैसिलिटेट करे अपने एक्सपोर्टर्स को, ताकि हम इसको तरक्की दे सकें। और जिस तरह आपने आजकल सुना होगा कि इन्वायरमेंट वाले बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री को तंग कर रही हैं। ये 4-5 रोज पहले हमारी एक इंडस्ट्री को इन्होंने बंद कर दिया, तकरीबन 10 दिन इंडस्ट्री बंद रही है और वहाँ पे तकरीबन 2300 बंदा काम कर रहा है और 70 कंटेनर उनके स्टक अप हो गए एक्सपोर्ट के। देखें, एक तरफ तो हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए और दूसरी तरफ हम अपनी इंडस्ट्री को हम फैसिलिटेट नहीं कर रहे। जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे अपनी इंडस्ट्री को, हमारी एक्सपोर्ट बूस्ट नहीं हो सकती। तो इसमें गवर्नमेंट का तावन बहुत जरूरी है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, कि गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेशन करे इसमें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अब बात करते हैं कि हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के लिए 456 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की ने सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 9 फरवरी तक 4 खरब 56 अरब 19 करोड़ 21 लाख रुपए जारी कर दिए। हुकूमत ने PSDP के लिए 10 खरब 1 अरब रुपए के फंड्स, जबकि प्लानिंग कमीशन के मुताबिक हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर यूथ और हुनरमंद प्रोग्राम के लिए 10 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। नाज़रीन, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 11 अरब 62 करोड़, दाखिला डिवीजन के लिए 9 अरब 1 करोड़, फाइनेंस डिवीजन के लिए 10 अरब, एविएशन डिवीजन के लिए 1 अरब 87 करोड़ 44 लाख, कैरी डिवीजन के लिए 2 अरब 45 करोड़, कॉमर्स डिवीजन के लिए 24 करोड़, जबकि मौसमी तब्दीली डिवीजन के लिए 32 करोड़ 60 लाख रुपए समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स भी जारी कर दिए हैं। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात। सर, आपने ये तफसील जान ली होगी कि जो फंड्स जारी हुए हैं, हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के लिए 456 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। फरमाइएगा, 456 अरब रुपए तरक्याती फंड्स किस हद तक आवाम के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं? जी, आपने देखा कि सारा साल ज़ाया करने के बाद जब बिल्कुल इलेक्शन करीब हैं तो उस वक्त ये फंड इशू किए गए हैं। जाहिर है कि किसी भी मंसूबे को पूरा करने के लिए आपको वक्त और उसका जो मियाद पहले से तय होती है वो दरकार होती है, मगर हमारे यहाँ प्लानिंग के पास जब पैसे आ जाते हैं और प्रोजेक्ट मंजूर हो जाते हैं तो शुरू के दिनों में जानबूझकर उस पर पैसे नहीं दिए जाते, जिससे वो इल्तवा का शिकार होते हैं और फिर जाहिर है कि रन ओवर कॉस्ट यानी कि वो महंगे भी होते चले जाते हैं। इससे बड़े अफसोस की बात है कि कोई हमने अभी तक ऐसा मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं बना सके कि जैसे ही ये मंसूबों के लिए फंड्स अप्रूव हों यानी पार्लियामेंट से, और उसके बाद उन खास मंसूबों के लिए उनको ना सिर्फ फौरी तौर पर रिलीज किया जाए बल्कि ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाए कि उनकी साथ साथ मॉनिटरिंग हो और देखा जाए कि वो वक्त से बल्कि अपने टाइम लाइन से पहले ही अगर हम उनको पूरा कर सके तो ये हुकूमती एफिशिएंसी हो, ना कि हम आखिरी दिनों में उनको रिलीज करें। और वो भी आपने देखा होगा पिछले दिनों खबरें आई हैं कि इन्होंने खास तौर पर अपने जो नून लीग के लोग थे उनके हलकों में उनको डाइवर्ट किया है ताकि वो इसको एक सियासी रिश्वत के तौर पर देकर अब वहाँ के वोटर को मुतमईन कर सकें। हालांकि होगा ये कि अब ये फंड्स जल्दी जल्दी में वो उसको बजाय कि उसका बेहतर इस्तेमाल हो ज़ाया किए जाएंगे, ना क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स होगी, ना उसके ऊपर कोई कंट्रोल होगा और यूँ ये 400 अरब जो बहुत बड़ी रकम है उसको हम बर्बाद करेंगे। सर, इलेक्शन के करीब आते ही इन फंड्स का इजरा करना, क्या हुकूमत इलेक्शन में अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए फंड्स जारी कर रही है इस वक्त? जी, ये बिल्कुल जाहिर है, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि ये एक वतीरा बना लिया है सियासी हुकूमतों ने कि वो जब जो भी हुकूमत इक़्तिदार में होती है वो जैसे ही इलेक्शन करीब आते हैं और उन्हें पता होता है कि अब केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और फिर मामलात उनके हाथ से निकल जाएंगे, वो उससे ज़रा पहले ये फंड्स रिलीज करते हैं। और फिर चूंकि वो फंड जो हैं वो
ان کے سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں استعمال ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو آپ ایک جو بااختیار یعنی ہماری لوکل حکومتوں جن کا اجرا ہو چکا ہے، جن کے لیے منتخب ہو چکے ہیں، ان کو تو یہ پیسے ملتے نہیں ہیں، وہ سارا سال فنڈز کی کمی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے آئین کے مطابق اب جو اس وقت آرٹیکل 140 ہے، ہمیں یہ سارے اختیارات نچلے مقامی سطح پر دینے تھے، مگر کسی بھی صوبے نے ایسا نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی بھی فنڈز جو ہیں وہ مقامی حکومتوں کی بجائے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا صوبائی حکومتوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں اور یا مرکز کے پاس، اور جو مرکز کے فنڈز ہیں وہ تو پاکستان کے منصوبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ 100 ارب کا اعلان کیا تھا بجٹ میں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا سال اس کو روک کے رکھا ہے، اور 400 ارب کے اب ریلیز کر کے ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا پورا پروگرام ہے۔ اور یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ پیسہ ضائع ہوتا ہے، بلکہ جو منصوبے پہلے سے منظور ہوتے ہیں وہ بھی التوا کا شکار ہوتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کتنا پیسہ کس منصوبے پہ آخری دنوں میں لگا اور وہ کس کی جیب میں گیا، اور اس سے کچھ عوام کو فائدہ بھی ہوا کہ نہیں۔ تو سر اس کی کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ اربوں روپے کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود عوامی مسائل تو کم ہوتے دکھائی نہیں دیتے ہمیں؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ مقامی سطح کے اوپر جو حکومتیں ان کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ہمارا سیوریج کا مسئلہ ہے، یہاں پانی کا مسئلہ ہے، یہاں ہیلتھ کا مسئلہ ہے، یہاں یہ تمام جو شعبے تھے یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو مل گئے تھے۔ آگے صوبوں نے یہ 18ویں ترمیم کے مطابق مقامی حکومتوں کو دینے تھے، یعنی کہ جیسا میں نے ابھی سے پہلے آرٹیکل 148 کا اظہار کیا، جس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ مقامی حکومتوں کو نہ صرف فنڈز کے معاملے میں انتظامی طور پر بھی ان کو بااختیار کریں گے۔ اس کا مقصد اس آئینی ترمیم کا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو مقامی حکومتیں ہیں وہ مضبوط ہوں، اور وہ فنڈز براہ راست ان کو ملیں، اور وہ اپنے لوگوں کی مشاورت سے جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہے ان خاص علاقوں کے لیے ان کو خرچ کریں۔ مگر یہاں یہی ہو رہا ہے کہ ابھی تک اس کا اختیار یا تو مرکزی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور یا صوبائی حکومتوں نے۔ اب اس سے عوام کا بھلا ہونے کی بجائے اس کو سیاسی رشوت اور اس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ مرکزی پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کا کام جو ہمارے ووٹوں سے جاتے ہیں صرف اور صرف قانون ایسے بنانے ہیں جن سے عوام کو فائدہ ہو۔ سر حکومت فنڈز تو جاری کر دیتی ہے، مگر ایک بڑا مسئلہ کرپشن بھی ہے جس کے باعث فنڈز کا درست استعمال ممکن نہیں ہو سکتا۔ فنڈز کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے کون سے سٹیپس لینا ضروری ہیں؟ جی، حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک تو یہ سارے فنڈز جو ہیں پہلے جو ہمارا آئین چاہتا ہے اس کے مطابق، اور اس وقت وہ آئین کی کمانڈ ہے، کوئی بھی آئین کی جو اصول ہیں ان کو نہیں توڑ سکتا، یہ آرٹیکل 148 کے مطابق مقامی حکومتوں کو دیے جائیں اور ان کے منصوبوں کے اوپر توجہ دی جائے تاکہ وہ جو لوگوں کی زندگیاں ہیں وہ بہتر ہوں، جس میں ہیلتھ، ایجوکیشن ہے، ان کے لیے صاف پانی ہے، ان کے لیے اور سہولیات ہیں جو انہیں مقامی سطح پر چاہیے۔ اور ان کو بھی فنڈز دینے کے لیے بات سو نہیں جانا چاہیے، بلکہ حکومتوں کو ایسے لاء بنانے چاہیے جس میں کہ ایک ایجنسیاں ہوں جو کہ وہ اس کا معائنہ کریں کہ یہ فنڈز جو ہیں یہ صحیح استعمال ہو رہے ہیں، اس میں پبلک کے نمائندے بھی ہوں اور ایکسپرٹس بھی ہوں۔ جیسے ہی کوئی منصوبہ وہ شروع کریں ساتھ ہی اس کی مانیٹرنگ ہو اور باقاعدہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ اب تو بالکل آٹومیشن کا زمانہ ہے، ایک خرچہ جو ہے وہ مہینے کی بنیاد کے اوپر پروجیکٹ کس سطح پر ہے، کتنا پیسہ اب تک خرچ ہو چکا ہے، وہ ایسی ویب سائٹ ہونی چاہیے جہاں سے عوام بھی دیکھ سکے، ماہرین بھی دیکھ سکیں، اور لوگ ساتھ ساتھ اس پہ جو ہے وہ ایک اس طرح سے نظر ثانی بھی ہوتی رہے گی، اور یہ بھی پتہ چلتا جائے گا کہ منصوبے جو ہیں وہ جس پرپز کے لیے حکومت نے فنڈ دیے ہیں وہ مناسب طریقے سے استعمال بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ جب تک ہم اس طرح کے چیک اینڈ بیلنس کے نظام نہیں بنائیں گے جو دوسری دنیا میں بھی رائج ہیں، اور سارا معاملہ یا تو سیاستدانوں کے ہاتھ میں رہے گا یا پھر ان بیوروکریٹس کے جو ان کے منظور نظر ہوتے ہیں اور جو میرٹ پر کام کرنے کی بجائے ان کے ذاتی ملازموں کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ذاتی وفاداریاں نبھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے میں خود بھی بدعنوانی کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ وہ آئندہ الیکشن کے اندر اس پیسے سے دوبارہ ووٹرز کو متاثر کر سکیں۔ جب تک یہ نظام اس طرح چلے گا تو نہ تو لوگوں کا بھلا ہوگا، اور جو ٹیکس پیئر منی ہے وہ بھی ضائع ہوگی،
اور حکومت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بے چینی بھی بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ اس طرح کی چیزوں سے جب آپ ووٹرز کو تو بچارے پھر جائیں گے، وہ کسی نہ ان کے پاس چوائس نہیں ہوگی کہ ایک پارٹی کو دیں یا بی کو دیں یا سی کو دیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کیا چوائس ہوگی. تو یہ بہتری لانے کے لیے خود پارلیمنٹیرینز کو اور اس کے علاوہ جو سول سوسائٹی ہے اور جو میڈیا ہے اس کو آگے آنا ہوگا اور اس بات پہ زور دینا ہوگا کہ آئین پاکستان کی ان تمام دفعات کو جس کے مطابق ہم اس طرح کے پیسے کا استعمال جو ہے اس کو فول پروف بنا سکتے ہیں، اس کی طرف قدم بڑھائیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.